बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दस्ताने पूरी तरह से उतार दिए गए हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और डू और डाई सिचुएशन है। 17 तारीख को फैसला कुन दिन है जिस दिन पता चलेगा कि इस मुल्क ने किस तरफ जाना है। फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी धूम मची हुई है। ना जजेस को छोड़ा है, ना जर्नल्स को छोड़ा है। अवाम के सामने सारी हकीकत तो आ चुकी है, लेकिन अमूमन जो सियासी जमातों के लोग होते हैं, कारकुन होते हैं, लीडरान होते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है डायरेक्ट होना, क्योंकि उन्होंने इसी सिस्टम में रहना होता है। लेकिन इस सिस्टम ने अगर फैसला कर लिया है कि इस सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगाना है, और क्योंकि अमेरिका ने ऑर्डर दिया है कि इमरान खान कबूल नहीं है और इसको दीवार से लगाओ और इसको ख़त्म करो सियासत से, इस ऑर्डर को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। और इस्टेब्लिशमेंट जो मजमुआ है जुडिशरी का, जर्नलों का, ब्यूरोक्रेट्स का और इस तरह की और कुछ ताकतवर कारोबारी शख्सियात, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये इस टाइम सेम पेज पर है और इन्होंने फैसला किया है कि ये मुल्क अब चोरों, डाकुओं और कंप्रोमाइज लोगों के जरिए चलाया जाएगा। इसमें एक ईमानदार बंदे को सिस्टम में वापस नहीं आने दिया जाएगा। अब इसको कैसे रोकना है, इसके लिए रेजिस्टेंस की जरूरत है, इसके लिए सिस्टम से टकराने की जरूरत है। और वो किस तरह कि सिस्टम को एक्सपोज करो। तो इमरान खान ने जिस तरह हल्की आंच पे रख के सिस्टम को पकाना शुरू किया हुआ है, ये जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, हाथ पांव फूले हुए हैं। और आज फवाद चौधरी ने जो कहा, मैं मोटी मोटी बातें आपको बताता हूं कि ये जो इख्तलाफी फैसला आया है, इजाफी नोट कह लें, इख्तलाफी नोट कह लें, एक जज साहब, नाम लेना जरूरी नहीं समझता, ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू होते हैं, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर जी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान, तो सदर, तो फलां को जो है वो आर्टिकल 6 लगा दो। मतलब इनको आइन से गद्दारी पे फांसी दे दो इनको। अब इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, तो एक इजाफी या इख्तलाफी नोट है। लेकिन फवाद चौधरी ने इसका जो जवाब दिया है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे 2/3 अक्सरियत के साथ, क्योंकि अभी तो पार्लियामेंट का कोई वजूद नहीं है, तो हम इस फैसले को क्वाश करेंगे पार्लियामेंट से। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट देखेगी कि आइन के आर्टिकल 69 को रोंदने पे, यानी उसकी खिलाफ वर्जी करने पे जजेस के खिलाफ क्या किया जा सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जाहिर है जजेस के ऊपर एक बाड़ है, दीवार बनी हुई है, आग की दीवार, जिसे बार बार कह रहे थे तहरीक इंसाफ के वकला, बारिंग द अटॉर्नी जनरल। उन्होंने नहीं कहा, बाकी सब वकला कह रहे थे कि ये आग की दीवार है, इसको फलांग के सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में नहीं आ सकती। लेकिन वो आए, उन्होंने आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी की। तो फवाद चौधरी ने कहा कि इसके ऊपर भी पार्लियामेंट देखेगी कि क्या इसकी सजा हो सकती है, क्या किसी फर्द वाहिद ने आइन तोड़ा है या क्या हुआ है, इसके बारे में भी देखा जाएगा और लोगों का तयन किया जाएगा। और अगर अभी ये साइफर की तहकीकात नहीं करवाते, तो फिर जो अगली पार्लियामेंट होगी और जो हुकूमत होगी वो इसकी तहकीकात करवाएगी, लोगों की निशानदेही की जाएगी और लोगों को सजा मिलेगी। अब नाज़रीन, ये वो बुनियादी नुक्ता है बाकी सारी बातों के राउंड एंड राउंड। असल ये चीज है जिसकी वजह से सारा सिस्टम इकट्ठा है। आपको ये लगता है कि सिर्फ हल्क बगलोल को फांसी का डर है? हल्क बगलोल के लिए काम करने वाले कुछ जजेस को भी फांसी का डर है, क्योंकि अगर एक ताकतवर तरीन हुकूमत वापस आ जाती है, और जो भी वेव बनी हुई है इमरान खान को इस अवामी ताकत के साथ अगर 2/3 अक्सरियत से हुकूमत मिल जाती है, तो इमरान खान को बड़े बड़े फैसले, बड़ी बड़ी कानून साजियां, आईनी तरमीम करने से ये रोक नहीं सकेंगे। फिर इन सब का एहतसाब होगा, जजेस हों, जर्नैल हों, फिर ये कोई बचेंगे नहीं। उसके लिए एक अलग कमीशन इमरान खान बना सकते हैं ईमानदार लोगों का, जो इन सब के लिए सजाओं का तयन करेगा, और वो किसी अदालत में फिर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस चीज का इन्हें डर है। देखें, बड़े मजे से अपने फैसले में लिखते हैं जी कि 12 जजेस ने चीफ जस्टिस के घर बैठ के तो ये देखा, तो फैसला किया, तो सारा कुछ। पहले तो ये बताएं कि ये 12 जजेस चीफ जस्टिस के घर कर क्या रहे थे? फैसले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के होने चाहिए, ये चीफ जस्टिस के घर जाके कौन से फैसले हो रहे थे? पहले तो हमें ये बताया जाए, वो कौन था जिसने 12 लोगों को इकट्ठा किया था और सारे सेम पेज पे आ गए थे? ये कैसे हुआ था, किसने किया था? वो कौन सी अल्फी थी जिसने 12 जजों को चिपका के चीफ जस्टिस के घर में बैठाया हुआ था? ये सारे सवाल है। मैं आपको बताता हूँ ना डर क्या है, तहकीकात क्यों नहीं होने दे रही। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हमें पता है, लोगों को भी पता है कि क्यों साइफर नहीं खोला जा रहा, क्यों तहकीकात नहीं हो रही। मैं थोड़ा सा आपको ऐड करके बताता हूँ। जॉन बोल्टन, जो अमरीकी साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे और उससे पहले और भी ओहदों पे वो रह चुके हैं, जॉन बोल्टन, उन्होंने तो कहा ना, एडमिट किया कि अमेरिका जो कू होती है वो करवाता है दूसरे मुल्कों में, फॉरेन कंट्रीज में और मुल्कों में करवाता है। ठीक है जी, उसने तो एडमिट कर लिया है कि अमेरिका ये करवाता है और ये बड़ा मुश्किल काम है। अरशद शरीफ ने अपने प्रोग्राम में कहा कि वेनेजुएला में क्यों कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जर्नैल साथ खड़े हो गए थे अपनी हुकूमत के, इसलिए कामयाब नहीं हुई। वरना जहां भी जर्नैल अमेरिका का साथ देते हैं वहां कू कामयाब हो जाती है। तो पाकिस्तान में तो हमने देख लिया कि ये हुआ है। क्या चीजें होंगी,
मरासला किसके लिए भेजा गया था, यानी एड्रेस कौन था? एक तो ये सवाल का जवाब है। दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। ये जनरल नईम ने कहा था कि इन सवालों के जवाब ले लें कि देख लें क्या अमेरिका कराता है रजीम चेंज। वो तो जॉन बोल्टन ने जवाब दे दिया कि जी हम करवाते हैं रजीम चेंज, इसका भी जवाब मिल गया। लेकिन कुछ और चीजें हैं। उस दौरान अगर कुछ अहम शख्सियात की, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ एक पार्टी है ना जिसको इफेक्ट हुआ है, तहरीक इंसाफ अगर कहती है जी फलां 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 बंदे की तहकीकात होनी चाहिए, हमें तब तसल्ली होगी। तो कुछ अहम शख्सियात हैं जिनके लंदन के दौरे, अमेरिका के दौरे वो मिलेंगे इस दौरान जिस दौरान ये साजिश चल रही थी। अगर उनके फोन रिकॉर्ड चेक करवाए जाएंगे, कोई ताकतवर कमीशन बनता है, तो वहां से राब्ते पकड़े जाएंगे कि कहां कहां और किस किस से उनके राब्ते चल रहे थे, मुल्क से बाहर किस मुल्क में कहां कहां राब्ते चल रहे थे। ये सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। तहकीकात हुई तो ये भी पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अभी खुली नहीं थी तो अंदर इलेक्शन कमिश्नर कैसे बैठा हुआ था। तहकीकात होंगी तो ये भी पता चल जाएगा कि एक तरफ जजेस के रिमार्क्स ये बता रहे थे, इंदिया दे रहे थे कि ठीक है अब जो फैसला हो गया अब इलेक्शन की तरफ जाते हैं। अचानक क्या तब्दीली आई, किसने ये फैसला तब्दील कराया कि उन्होंने बहाल करवाई असेंबली और कहा जी कि इस दिन को आप वोटिंग करें। जब एक इंडिपेंडेंट ताकतवर कमीशन जो ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल होकर बन गया तो वो ये सारी चीजों का खोज लगा लेगा। तो एक्चुअली पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में किसने गद्दारी की है। आर्टिकल 6 एक्चुअली तयन उसका हो जाएगा कि किस किस के ऊपर लगना है। इसलिए इमरान खान को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी इन सब की अपनी जान बचाने के लिए है कि जिस दिन वो आ गया वो इनको छोड़ेगा नहीं, और जिस तरह ताकत से आने के उसके चांसेस बन रहे हैं, इन सब के सर्वाइवल का मसला है, इनकी जिंदगियों का मसला है, इनको अपने गले के गिर्द फांसी के फंदे नजर आ रहे हैं। ये वजह है कि सारा सिस्टम इकट्ठा हुआ है। ये वजह है कि फ्यूजन सेल का एक नाम आ रहा है सामने, और इस फ्यूजन सेल में ताकतवर इदारे के लोग भी हैं, बाकी इदारों के भी लोग हैं, और नून लीग का मीडिया सेल, नून लीग का मीडिया सेल मुबैना तौर पे एक साबिक सहाफी हैं वो उसको हेड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से हाजिर सर्विस वर्दी और बगैर वर्दी के लोग बैठे हुए हैं इस फ्यूजन सेल में। इनका एक काम है कि, बल्कि मल्टीपल काम है, जिसमें से एक काम यह है जी कि ये साबित करना है कि फौज न्यूट्रल है, फौज ने कोई किरदार अदा नहीं किया किसी भी किस्म का, ना किया है ना आइंदा वो कर रहे हैं। दूसरा यह है कि इन्होंने एक फिजा बनानी है जिसमें यह कहना है कि जो मौजूदा बादशाह है हल्क बगलोल, इसको एक और एक्सटेंशन देना जरूरी है, ये वक्त की जरूरत है कि ये रहेगा तो पाकिस्तान की सलामती है, ये नहीं रहेगा तो पाकिस्तान के एटमी असासे भी चले जाएंगे। ये भी नैरेटिव बनाना उनका काम है, जिसपे काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये चल रहा है इस टाइम। ओहदे ऑलरेडी बांट लिए गए हैं, किसको जॉइंट चीफ बनाना है, किसको किसी दूसरे मुल्क में सफीर लगाना है, ये मौजूदा सारे लोगों ने ऑलरेडी तय कर दिया है नवंबर के लिए। आपको अगस्त सितंबर के बाद बहुत कुछ होता नजर आएगा। शेख रशीद ने एक बयान दिया है और उसकी बड़ी अहमियत है। नॉर्मली वो बहुत सारी बातें ऐसी छोड़ देते हैं कि क्या क्या कुछ कैसे हुआ ये मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन 45 दिन के अंदर अंदर लोगों को पता चल जाएगा। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मिडल अगस्त, एंड ऑफ अगस्त से आप लोगों को भी सब कुछ पता चल जाएगा कि ये चेस का बोर्ड एक बिछाया गया था, ये क्यों था, ये आपको पता चल जाएगा। तो तलवारें न्याम से निकल आई हैं, सब कुछ बता दिया गया है। फवाद चौधरी ने भी खुल के बात की है कि ये नहीं हो सकता कि 10 लोग जिसमें जजेस और जर्नैल हैं ये फैसला करें बंद कमरों में बैठ के क्या मुल्क की पॉलिसी क्या होगी। ऐसे नहीं हो सकता, फैसले अवाम को करने देने पड़ेंगे, मजबूरन करने देने पड़ेंगे, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि हर बंदा बोल रहा है, हर बंदे के पास जुबान है। इस मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में ये नहीं रोका जा सकता। यही पाकिस्तान की सारी बुराइयों का मंबा है, जो बंद कमरों में फैसले होते हैं। पाकिस्तान के फैसले इलेक्टेड मेंबर्स जो साफ और शफाफ इलेक्शंस के जरिए इलेक्ट हों उनसे होने चाहिए। काश उस टाइम कौम जाग जाती तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। अब देर तो हो गई है बहुत सारी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सालवेज हो सकता है। इसलिए मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ इमरान खान को। 18 तारीख सारे नतीजे आ चुके होंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे 9 अप्रैल की रात को मार्शल लॉ लगा के आपकी हुकूमत गिराई थी, तो 10 को आपने कॉल दी हुई थी ना, लोगों को एडवांस में दी हुई थी, तो लोग निकल आए थे। आप खुद भी निकलें और पूरे मुल्क के लोगों को कॉल दें कि पाकिस्तान की आज़ादी की जश्न और खुशियां हम मनाएंगे 18 तारीख को, क्योंकि आप इलेक्शन तो आप जीते हुए हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। आप लोगों को बुलाएं बाहर, लोग निकलें कि जी आपने वोट डालना है 17 को, जश्न मनाना है आज़ादी का। जिसने वोट डाला है ना वो अपने अपने इलाके में बाहर निकला है। यानी अगर एक हल्के में 50,000 आपका वोटर है ना, तो कम से कम 20-30 हजार हर हल्के से बंदा बाहर निकला है। 20 हल्के हैं ना, 10,000 बंदा भी अगर हर हल्के से बाहर निकला है ना, 2 लाख बंदा बाहर निकल आएगा। उनको देख के और बहुत सारे लोग बाहर निकल आएंगे और ये जश्न होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि जब ये लोग बाहर निकल आएंगे और अगर धांधली होती है, फिर वही RTS टाइप का सिस्टम बैठ जाता है, सुबह तक नतीजे नहीं आते,
تو 18 کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دھاندلی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, روکے جا سکتے ہیں, لیکن جب فائنل رزلٹ ہے وہ 18 تک مکمل ہو جائیں گے. تو جب 18 کی شام کو لوگ باہر نکلیں گے نا, یا وہ جشن کے لیے نکلیں گے, تیار تو وہ پہلے سے ہوں گے, یا پھر یہ ملک انقلاب کی طرف چل پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ پھر کوئی آپشن نہیں ہے. اگر اس وقت بھی جب جیو جیسا چینل بھی یہ دکھانے پہ مجبور ہے کہ ہر بندہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے جا رہا ہے, انہوں نے اپنا سروے کروایا ہے ایک چینل نے, اور اس میں پتا چلا ہے کہ عمران خان کی 16% سے زیادہ لیڈ ہے نون لیگ کے اوپر, 16% سے زیادہ. لیکن وہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دھاندلی اور کر آ کے کچھ نہ کچھ کر کے تو جتانے کی کوشش کریں گے نون لیگ کو. تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو جیتنا چاہیے اور کلین سویپ کرنا چاہیے. 1-2 سیٹیں آپ کہیں بھی الیکشن ڈے مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے, دھاندلی کے بغیر آپ جیت سکتے ہیں, کچھ دھاندلی کا بھی اثر ہو سکتا ہے جہاں کم مارجن ہو, لیکن اوور آل عمران خان کلین سویپ کرتے ہیں. تو اس میں پھر لوگوں کو پتا ہوگا کہ اب انقلاب کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. وہ پھر انقلاب کیا شکل اختیار کرتا ہے ہمیں نہیں پتا, اور اسی لیے فواد چودھری نے ایک اور بات ایڈ کی ہے کہ ہمارے مقتدر اداروں نے یہ فیصلہ کرنا ہے, انقلاب تو آئے گا, کہ یہ انقلاب ووٹ کے ذریعے آنے دینا ہے یا پھر سری لنکا والی صورتحال پیدا کرنی ہے. یہ فیصلہ واقعی ہی اداروں نے کرنا ہے کہ وہ کس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر تو شفاف انتخابات ہو جاتے ہیں تو ملک بہت حد تک بہتر ہو جائے گا. دیکھیں سمپل بات ہے, نواز شریف جب ڈیل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے اقتدار واپس دو. عمران خان کا واحد مطالبہ ہے شفاف انتخابات, بس وہ کہتا ہے جی آپ نکل جائیں اپنے ڈومین میں واپس چلے جائیں اور شفاف انتخابات اس ملک میں ہوں. شفاف انتخابات پہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے ان کو تکلیف ہے, وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی عمران خان کہہ رہا ہے مجھے اقتدار دو. ناٹ ونس عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے اقتدار دو. عمران خان نے بس کہا جی سب پیچھے ہٹ جائیں, جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل ہو جائیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیوٹرل ہو. نیوٹرل نہیں ہوتا کوئی, یا کوئی اچھائی کی طرف ہوتا ہے یا برائی کی طرف ہوتا ہے. عمران خان یہ سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ اگر وہ میرے ساتھ آپ کو کھڑے نظر نہیں آ رہے تو وہ برائی کی طرف کھڑے ہوئے ہیں. نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا آج کل کے دور میں. بنیادی یہ پوائنٹ ہے جو آپ کو کوئی سمجھنے نہیں دے رہا. تو کیونکہ نیوٹرل نہیں ہے, عمران خان صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں, وہ پیچھے ہو جائیں, وہ سیاست سے نکل جائیں. تو یہ جو کور سیل ہے, فیوژن سیل ہے, جتنے مرضی سیل بنا لیں, یہ سب ناکام ہوں گے عوام کے سامنے. اور میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں سارے لوگوں کو, ان لوگوں نے اگر دھاندلی کر کے الیکشن جیتنا ہے نا اور آپ گھروں میں بیٹھے رہیں, تو استحصال کرنے کا ان کا پلان ہے. یہ پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف کیسز بنائیں گے, یہ میڈیا کے لوگوں کو گرفتار کریں گے, یہ سوشل ایکٹیوسٹ کو گرفتار کریں گے تاکہ سب کا منہ بند کر دیا جائے. اور اس کے لیے یہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ کہاں سے زیادہ زوردار آواز اٹھتی ہے, کس کی آواز زیادہ دور تک جاتی ہے. پرائورٹائز کر رہے ہیں, کسی علاقے سے 100 بندہ اٹھایا جائے گا, کسی جگہ سے 300-400 بندہ اٹھایا جائے گا. ہر چیز کو ڈیٹا کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں اس فیوژن سیل میں. تو تیار رہیں, اگر آپ خود باہر نہیں نکلیں گے یہ آپ کو روند ڈالیں گے. عمران خان کو میرا مشورہ ہے, امید ہے کہ یہ ان تک بات پہنچے گی اور وہ آلریڈی اعلان کریں گے آزادی کے جشن کا 18 تاریخ کو. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.